महाराष्ट्र में मुंबई के वाशी इलाके में आइनॉक्स सिनेमा हॉल के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। फिल्म ठाकरे आज ही रिलीज हुई है और इस फिल्म के पोस्टर सिनेमा हॉल के बाहर नहीं लगाए जाने से शिवसेना के कार्यकर्ता खफा हो गए। नाराज कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल के बाहर जमकर हंगामा किया और फिल्म ठाकरे का सुबह का शो भी रुकवा दिया। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दिवाकर, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सुबह का शो भी रुकवा दिया है, पोस्टर नहीं लगे होने की वजह से यह हंगामा हुआ है, क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल जो है स्थिति वो कंट्रोल में है, क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में जो है करीब 7:30 बजे के आसपास जो है शिव सैनिक वो जो है नवी मुंबई का जो वाशी इलाका है वहाँ पे आइनॉक्स का सिनेमा हॉल है वहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने देखा कि सारी हिंदी फिल्मों के पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन जो ठाकरे फिल्म आज रिलीज हुई है उसका पोस्टर नदारद है। इसके बाद उन्होंने अपना विरोध करना शुरू किया, नाराजगी जताई और सिनेमा हॉल के मालिक से उनकी बहस भी हुई इस दौरान और उनसे कहा गया कि तुरंत पहले ठाकरे फिल्म का जो पोस्टर है वो बाहर लगाया जाए, उसके बाद ही वो फिल्म को चलने देंगे। जो तमाम फिल्में और थिएटर में चल रही हैं और इसके बाद जो सिनेमा हॉल का मालिक है उसने उनकी बात मानी और उसने कहा कि वो पोस्टर लगाने वाले हैं और बहुत जल्द। तो जिसके बाद शिव सैनिक माने, लेकिन फिलहाल जो है पुलिस मौके पर पहुंच गई थी इस हंगामे को देखने के बाद और अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस से जांच कर रही है कि आखिर जो कार्यकर्ता है वो कौन लोग थे और उनसे पूछताछ की बात कह रही है। दिवाकर, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। प्रियंका गांधी के सियासत में आने के साथ ही उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनाव लड़ने की मांग उठ गई। एक दिन पहले ही कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पार्टी का महासचिव बनाते हुए उनको पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी सौंप दी। तो वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जगह जगह प्रियंका के समर्थन में पोस्टर लगाने लगे। प्रियंका जी आए और बनारस से यहाँ महादेव की नगरी से चुनाव लड़े। 2014 में पीएम के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार रहे अजय राय ने भी कार्यकर्ताओं की मांग का समर्थन किया। प्रियंका जी बाबा विश्वनाथ की नगरी में काशी में जो हमारी आस्था का केंद्र है, यहाँ से हमें चुनाव लड़े। प्रियंका के मैदान में आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला आसमान पर है। वाराणसी में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगाए गए तो दिल्ली और लखनऊ में उनके लिए दफ्तर तैयार किया जा रहा है। चर्चा है कि प्रियंका गांधी 1 फरवरी को बाकायदा कांग्रेस महासचिव का पद संभाल सकती है। लेकिन इससे पहले लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर पर प्रियंका गांधी के स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर लग गए। चर्चा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी के नाते प्रियंका गांधी ज्यादातर वक्त लखनऊ में ही गुजारेंगी। प्रियंका गांधी जो है वो आगामी फरवरी और मार्च में जो राहुल गांधी की 13 प्रस्तावित रैलियां हैं यूपी में, उनमें भी शामिल हो सकती है। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में भी प्रियंका गांधी के लिए एक कमरा तय होना है। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के कमरे के पास पार्टी महासचिवों को कमरे दिए गए हैं। अब इनमें एक कमरा प्रियंका गांधी का भी होगा। प्रियंका गांधी जो है न्यूयॉर्क में है, वो 31 तारीख को वापस आएंगी। उसके बाद जो है वो पदभार संभालेंगी, लेकिन उससे पहले जो है उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ पे अभी काम चल रहा है। चर्चा तो ये भी है कि प्रियंका गांधी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इस मामले में पार्टी ने अपनी रणनीति साफ नहीं की है। वैसे प्रियंका गांधी के बारे में न सिर्फ सियासी गलियारों में चर्चा तेज है, बल्कि कांग्रेस महासचिव बनते ही वो सोशल मीडिया पर छा गई और उनका नाम दुनिया भर में ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में शामिल रहा। यानी देश के अलावा विदेश में भी प्रियंका गांधी की सियासत में एंट्री पर सोशल मीडिया में सरगर्मियां जोरों पर रही। इस दौरान ट्विटर पर सबसे ज्यादा हैशटैग प्रियंका गांधी ट्रेंड करता रहा। भारत में ट्विटर ट्रेंड्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रियंका गांधी से जुड़ी खबरों को सबसे ज्यादा ट्वीट और रीट्वीट किया। इस दौरान प्रियंका गांधी के बारे में ज्यादातर हैशटैग सकारात्मक रहे, यानी लोगों ने उन पर हमला करने के बजाय उनसे जुड़ी जानकारी में दिलचस्पी दिखाई। ट्विटर पर बड़ी तादाद में लोगों ने प्रियंका गांधी की तुलना उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी की। सोशल मीडिया के अलावा विरोधी पार्टियों में भी प्रियंका गांधी की चर्चा है। राजनीति में उनकी एंट्री के फैसले की बीजेपी की पुरानी सहयोगी रही शिवसेना ने तारीफ तो की ही, कांग्रेस के अच्छे दिन आने की भविष्यवाणी भी कर दी और राहुल गांधी के फैसले पर खुशी जताते हुए गांधी परिवार और देश की जनता के बीच का पुराना कनेक्शन याद दिलाया। राहुल गांधी का यह अच्छा निर्णय है एज कांग्रेस अध्यक्ष, और इस देश की जनता ने हमेशा गांधी परिवार के साथ एक रिश्ता रखा है, चाहे चुनाव जीते या चुनाव हारे। लेकिन शिवसेना का प्रियंका के लिए उमड़ा ये प्यार बीजेपी को पसंद नहीं आया और पार्टी ने शिवसेना के बयान को चुनावी रणनीति का हिस्सा करार दिया। चुनाव आ गया, चुनाव के बीच में महान विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट आएंगे, अपने अपने विश्लेषण करते रहेंगे, वो करने दीजिए आप। जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को शिवसेना से सीखने की नसीहत देते हुए प्रियंका गांधी की लोकप्रियता का गुणगान किया। शिवसेना से ही कम से कम सीख भारतीय जनता पार्टी ले ले। उन्होंने जो
पूरे देश भर में जनभावना है उसके अनुरूप कहा है। प्रियंका गांधी की तारीफ करने में जेडीयू भी पीछे नहीं रही। न्यूज 18 से खास बातचीत में जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने दावा किया कि प्रियंका गांधी की सियासत में एंट्री से कांग्रेस को फायदा होगा। प्रशांत किशोर यूपी के विधानसभा चुनाव में बतौर रणनीतिकार कांग्रेस से जुड़े रहे थे और पहले भी प्रदेश की सियासत में प्रियंका गांधी को उतारने की वकालत कर चुके हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की कमान उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के पास है या प्रियंका जी उसमें एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं तो उसका डेफिनेट फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने सहयोगी पार्टी के उपाध्यक्ष की राय को खारिज कर दिया। प्रियंका गांधी जी का कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। वो स्वयं चुनाव लड़ जाएं तो भी उनको ध्यान में आएगा कि जितना उनकी मां को वोट मिलता था उससे कम बेटी को वोट मिलता। तो उधर बिहार के डिप्टी सीएम ने प्रियंका गांधी के असर को तो माना, लेकिन उसे बीजेपी के लिए फायदेमंद करार दिया। प्रियंका गांधी आई और कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा और अच्छी बात है कि रॉबर्ट वाड्रा का मामला केंद्र बिंदु बन जाएगा। यही नहीं, बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने भी प्रियंका गांधी के बहाने कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। वहीं जवाब देने उतरी कांग्रेस ने प्रियंका गांधी से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रियंका गांधी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि होने का दावा किया। लेकिन बीजेपी की दलील है कि कांग्रेस को इसका सियासी फायदा नहीं होगा। किसके शक्ल किससे मिलती है, कौन किसके पोता है पोती है, इसका ज्यादा महत्व आज जनता नहीं देती है। अर्थ शेकिंग कोई इवेंट नहीं है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज मान रहे हैं कि प्रियंका चौंकाने वाले नतीजे दे सकती हैं। You can find faults in virtues, but ultimately it helps me in my politics and my party. So you should respect that decision. And I think this is really going to be a game changer in the next 3 years. प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री की खबर के साथ ही कांग्रेस के लिए एक और अच्छी खबर आ गई। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के नतीजे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजाने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए की सीटों का आंकड़ा घटकर 233 पर सिमट सकता है। यूपीए को 167 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 143 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी की एंट्री के बावजूद यूपी में कांग्रेस के हाथ कुछ बड़ी कामयाबी मिलने का अनुमान नहीं है, लेकिन सर्वे में एसपी, बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन को अच्छा खासा फायदा होने का अनुमान जताया गया है। यूपी की 80 सीटों में एनडीए को केवल 25 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। महागठबंधन को 51 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को केवल 4 सीट मिलने का अनुमान है। सर्वे में बिहार की 40 सीटों में एनडीए को 35 सीटें दी गई हैं, जबकि 5 सीट यूपीए के खाते में जा सकती हैं। राजस्थान में भी बीजेपी को नुकसान का अनुमान है। पिछली बार 25 की 25 सीट जीतने वाली बीजेपी को इस बार 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 7 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में कांग्रेस 28 सीट लेकर बढ़त बना सकती है, जबकि बीजेपी को 20 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों की 25 सीटों में एनडीए को 14 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपीए का आंकड़ा यहां केवल 9 पर सिमट सकता है। इसी तरह ओडिशा में भी बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। राज्य की कुल 21 सीटों में बीजेपी को 12 और अब बीजेडी को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद समाजवादी पार्टी में अपने मुसलमान वोटों को लेकर बेचैनी, लिहाजा पार्टी का मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान ने कांग्रेस को चेतावनी दे डाली। हमारी दरखास्त है कांग्रेस से कि उत्तर प्रदेश में वोट कटौआ का काम न करें, क्योंकि अगर कोई ऐसी कोशिश की तो मेरी इस बात की मजबूरी होगी कि मैं कांग्रेस पार्टी की उस सही शक्ल को और ख़ास तौर से उस अक़लियत को जो यहाँ फैसला करेगी उसे वो शक्ल दिखाऊंगा। हरियाणा के जींद उपचुनाव में विरासत की जंग से जूझ रहे चौटाला परिवार की लड़ाई तेज हो गई है, जिसका फायदा कांग्रेस और बीजेपी ने उठाना शुरू कर दिया। जेल में बंद ओम प्रकाश चौटाला के पोते दिग्विजय चौटाला अपने ही चाचा अभय चौटाला को बार बार ललकार रहे और परिवार का ये झगड़ा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिससे फायदा उठाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। पार्टी ने रणदीप सुरजेवाला को जींद के चुनावी मैदान में उतारा है, जो लगातार लोगों से मिल रहे हैं। गांवों में लोग उनका भाषण सुन सकें, इसके लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई। हालांकि जींद में सबसे ज्यादा चर्चा चौटाला परिवार के झगड़े की ही है, जिस पर चोट करके कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक वोट मांग रही। जो अपने दादा दादी को 2 लड़के दिग्विजय और दुष्यंत जिंदा मार दे, जीते जी मार दे, वो जींद की जनता के साथ क्या करेंगे अगर कभी गलती हो गई तो। रेस में इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर जननायक जनता पार्टी बनाने वाले अजय चौटाला के बेटे दिग्विजय चौटाला भी हैं। मोटरसाइकिल पर वो गांव-गांव पहुंच रहे हैं, लोगों से मिलकर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिवार का झगड़ा सवाल बनकर बार-बार उनके सामने आ रहा है। आप लोग ये सीधा एक तरीके से इनेलो को चुनावी टक्कर दे रहे हैं कि हम आपके गढ़ में आकर के प्रचार करेंगे, यहाँ से वोट लेंगे। किसने कहा कि ये उनका गढ़ है? ये तो वो यहाँ के
कैंडिडेट यहाँ के हैं, जरूर हैं उनकी पार्टी के, मगर गढ़ तो ये चौधरी देवीलाल जी का है। जींद के महामुकाबले में बीजेपी ने अपनी तरफ से कृष्ण मिड्ढा को खड़ा किया है। रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह जैसे दो ऐसे उम्मीदवारों के बीच जो बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, जिनका पुराना राजनीतिक इतिहास है, ऐसे लोगों के बीच कृष्ण मिड्ढा, डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा अपने पिता की विरासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जींद उपचुनाव सभी पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन गया है। परिवार में झगड़े की वजह से अजय चौटाला के बेटे दिग्विजय चौटाला की भी मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि वो पहली बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वो भी अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला के बिना, जिन्हें देवीलाल ने अपनी विरासत सौंपी। दिग्विजय चौटाला को दूसरी चुनौती उनके ही चाचा की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से मिल गई है, जिसने उमेद सिंह रेणु को चुनाव में खड़ा किया। 2014 के विधानसभा चुनाव में INLD ने ही जींद सीट पर कब्जा जमाया था। जींद चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला का पलड़ा भी भारी माना जा रहा है, जिन्होंने 1996 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था। कांग्रेस को उनसे इस बार भी वैसे ही उलटफेर की उम्मीद है। हालांकि बीजेपी के कृष्ण मिड्ढा ने भी जींद चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। उनके पिता इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनकी पहचान इंडियन नेशनल लोकदल नेता की थी। इसरो ने अंतरिक्ष अभियान में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया के सबसे छोटे सैटेलाइट कलाम सेट को सफलता के साथ लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-44 ने कलाम सेट के साथ माइक्रोसेट सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरी। उड़ान के कुछ मिनटों बाद ही इसरो ने इन दोनों सैटेलाइट के अंतरिक्ष में उनकी कक्षा में स्थापित होने की जानकारी भी दी। कलाम सेट सैटेलाइट को भारतीय छात्रों के एक समूह ने तैयार किया है। इसका नामकरण देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया है। ये 2019 में इसरो का पहला अंतरिक्ष अभियान था। PM नरेंद्र मोदी ने इसरो को इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर गुरुग्राम के उल्लावास गांव में एक 4 मंजिला इमारत बनने से पहले ही गिर गई। तमाम नियम कानून को ताक पर रखकर बनाई जा रही है इमारत भी मौत की इमारत साबित हुई, क्योंकि जिस वक्त इस इमारत को बनाया जा रहा था, इमारत बनाने में लगे मजदूर अधबनी इमारत में ही रह रहे थे। हादसा सुबह 5 बजे हुआ, जब इमारत में ही नहीं आसपास के घरों में भी लोग सो रहे थे। अचानक भरभराकर इमारत के गिरने की आवाज आई और जमीन पर इमारत की बजाय मलबे का ढेर दिखने लगा। नींद खुलने से पहले ही कई लोग मौत के मुंह में जा चुके थे। कुछ ही देर में सरकारी अमला हरकत में आ गया और मलबे में लोगों को ढूंढने का ऑपरेशन शुरू किया गया। बड़ी बड़ी मशीनों से मलबा हटाया जाने लगा। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। सूरज निकलने से पहले ही पूरा गांव नींद से जाग चुका था। जमींदोज हुई इमारत के पास और आसपास की इमारतों की छतों पर लोग जुटने लगे। SDRF और NDRF की टीमें लोगों को बचाने के लिए पहुंच चुकी थी। और चुनौती यह थी कि राहत और बचाव के काम में लगी टीमों को भी यह जानकारी नहीं थी कि मलबे के नीचे कितने लोग हैं। अंदाजा लगाया जा रहा था कि मलबे के नीचे कम से कम 7 या 8 लोग दबे हो सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी मशीनों के जरिए पहले सरियों को काटा जाने लगा। मलबे के हर हिस्से में दबे हुए लोगों को ढूंढने की कोशिश शुरू हो गई। NDRF और SDRF की टीमें हाथों और छोटे औजारों से मलबे को खंगालने लगी। इमारत 4 मंजिल की थी, इसलिए काम बेहद मुश्किल था। ये लगभग 4 मंजिला बिल्डिंग थी, तो इसमें लेंटर की काफ़ी लेयर है। उनको क्रॉस करके नीचे जो फंसे हुए लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आसपास के लोगों ने दावा किया कि बीती शाम ही इमारत की 4थी मंजिल की छत डाली गई थी। कल शाम को ही लेंटर गिरा था इस पे। हाँ, नई बनवाई थी ऊपर वो तो, और 2 मंजिल तो पहले से ही कंप्लीट थी और शाम को ही लेंटर गिरा था। इमारत के अलग अलग हिस्सों को बारी बारी तलाशा जाता रहा। जहां तलाशी पूरी हो जाती, वहां का मलबा मशीनों के जरिए हटाने का काम शुरू हो जाता और घंटों तक राहत और बचाव कार्य चलने के बाद मलबे से दबे लोग दिखाई देने लगे। लेकिन ये कामयाबी हाथ लगने में 8 घंटे का वक्त लग गया। इसलिए लंबे वक्त तक मलबे के नीचे दबे रहने से लोगों की हालत बेहद नाजुक थी। इसलिए लोगों को देखते ही हाइड्रोलिक मशीन के जरिए छत के बड़े बड़े हिस्सों को हटाया जाने लगा। मलबे के नीचे से निकाले गए हर शख्स की सांसें थम चुकी थी। ये वो शख्स हैं जो मलबे में दबे हुए थे और इनके ऊपर से अभी पत्थरों को हटाने का काम किया जा रहा है। 7 लोगों के शव मलबे के नीचे से निकाल लिए गए, लेकिन मलबे की तलाश चलती रही। माना जा रहा है कि तलाशी का काम पूरा होने में अभी और वक्त लग सकता है। पता लगा कोई बहराम है यहाँ का गांव का, वो बना रहा था और किराए पे देता था। तो ये लाल डोरे की ज़मीन है और मकान बहुत अनस्टेबल था और विदाउट एनी टेक्निकल एक्सपर्टाइज बनाया जा रहा था। इमारत के जमींदोज होने के कारणों की जांच कराई जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि निर्माण में घटिया माल लगाने की वजह से यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुछ महिलाओं ने एक बैंक के कर्मचारी पर मारपीट का आरोप लगाया। महिलाओं ने बैंक पर ग्रुप लोन देने के लिए फॉर्म भरवाने के बाद मुकरने का आरोप भी लगाया।
जिसके बाद बैंक पहुंची महिलाओं ने हंगामा कर दिया। महिलाओं ने खाते खोलने और लोन के लिए जमा किए गए कागजात फाड़ने का आरोप लगाया और एक अधिकारी के हाथ से फॉर्म छीनने की कोशिश की। खुलवा के फॉर्म भर रहे हैं। हंगामा करने वाली महिलाएं उनके भरे हुए फॉर्म वापस करने की जिद पर अड़ी हुई। लास्ट टाइम पे ये बोलते हैं कि अब आप लोगों का लोन नहीं होगा। हम लोगों ने जब विरोध किया कि क्यों नहीं होगा, तो इन्होंने पता पूरे डॉक्यूमेंट्स फाड़ने लगे। जबकि बैंक अधिकारियों ने महिलाओं को हंगामा न करने और वीडियो बनाने से मना किया तो हंगामा और बढ़ गया। महिलाओं ने इस मामले में थाने पहुंचकर बैंक स्टाफ के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई, जबकि बैंक कर्मचारी ने आरोप को गलत बताया। हमारे ऑफिस में हंगामा कर रही थी, गाली गलौज, मारपीट की, दारू की, सामान फेंकना, मारपीट कर लूट का प्रयास करना। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी वगैरह की फुटेज भी हम देख रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस के दखल के बाद महिलाओं का हंगामा शांत हुआ।